Yeah, welcome in my YouTube channel. Today I will start lecture for renewable energy resources कि सोलर थर्मल एनर्जी और मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में। आप इस लेक्चर में बने रहिए शुरू से अंत तक। सोलर थर्मल एनर्जी जो है एक एनर्जी का रूप है और हम इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका प्रयोग इंडस्ट्री और रेसिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इस रेडिएशन इज रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द सन फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। सोलर रेडिएशन जो है एक रेडिएंट एनर्जी है जो सन के अंदर जो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, उसके द्वारा इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, जो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट करता है, ठीक। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। सोलर रेडिएशन इज ऑल ऑफ द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। The electromagnetic spectrum explains the different types of light waves that are emitted from the sun. इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हमें बताता है कि कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट को जो वेव्स है जो सन के द्वारा इमिट होती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। सोलर रेडिएशन का कुछ इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप देखने की कोशिश की। देखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इस सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक। उसके बाद से कुछ डायरेक्ट आ रहा है, कुछ देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर डस्ट O3। कुछ सोलर रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है वाटर के द्वारा, वेपर के द्वारा, डस्ट के द्वारा, O3 के द्वारा। इस तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद से कुछ जो सोलर रेडिएशन है यहाँ पे अर्थ पर टकराने के बाद से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो दिखाया गया रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, अर्थ के सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ सोलर रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब बाय क्लाउड से, बादल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट होकर क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्टेड हो रहा है। कैसे कैसे सोलर रेडिएशन मतलब अर्थ पे आ रहा है, कुछ डायरेक्ट आ रहा है, कुछ इनडायरेक्ट आ रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है क्लाउड से, कुछ वेपर से, कुछ डस्ट से, इस तरह से, ठीक ना। कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन जो सन के द्वारा आ रहा है, ठीक, कुछ पृथ्वी पर आकर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ डस्ट गैसेज है उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ उसके द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, कुछ क्लाउड के द्वारा ऑब्जर्व करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से सोलर रेडिएशन जो सन से आने के बाद से डिफरेंट फॉर्म में उसका रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है इस फिगर में। और यहाँ एक और फिगर इसमें भी देख सकते हैं कि देखिए कि डायरेक्ट रेडिएशन हो रहा है, जो डायरेक्ट जो रेडिएशन जो यहाँ पे दिखाया गया है, डायरेक्ट रेडिएशन जो डायरेक्ट अर्थ पर आ जा रहा है, ये रिफ्लेक्टर रेडिएशन है। एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्टर रेडिएशन यहाँ दिखाया गया है, एरो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्टर रेडिएशन है। ये डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूज इन द सेंस मतलब पहले क्लाउड में आया ये रेडिएशन, क्लाउड एब्जर्व कर लिया, उसके बाद से यहाँ से डिफ्यूज होने के बाद में डिफ्यूज हुआ, उसके बाद से ये रेडिएशन अर्थ पे आया। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म देखा जा रहा है इस सोलर रेडिएशन का, ठीक। यहाँ पे एक और फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सन के द्वारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये आ रहा है, उसके बाद से इस सोलर रेडिएशन के द्वारा देखिए रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ये देखिए ऐसे जाकर ऐसे हुआ है रिफ्लेक्ट। द रिफ्लेक्शन सम ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर बैक आउट द स्पेस। कुछ सोलर रेडिएशन से यहाँ ऑब्जर्व हो जा रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट, ठीक। तो बहुत सारे रेडिएशंस जो है जो अर्थ सरफेस द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जा रहे हैं और इस तरह से वो अर्थ पे वो एक वार्म मतलब गर्मी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्थ सरफेस को क्या गर्म कर रहे हैं। और इस तरह से देख रहे हैं सम हीट पासेज आउट इनटू स्पेस, कुछ हीट जो है स्पेस में पास आउट हो जा रहा है, मतलब चला जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सोलर रेडिएशन जो सन से आने वाली है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे कैसे जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए अ टाइपिकल फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज अ मेटल बॉक्स। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है ये धातु का एक बॉक्स होता है, ये धातु का एक बॉक्स नुमा बना होता है, ठीक ना, विथ अ ग्लास और प्लास्टिक कवर। इसमें जो होता है
ग्लास का अथवा प्लास्टिक का कवर होता है जिसे ग्लेजिंग बोलते हैं। ऑन टॉप, इसके टॉप पर ग्लास या प्लास्टिक का कवर होगा जिसको ग्लेजिंग बोलते हैं। एंड अ डार्क कलर्ड एब्जॉर्बर प्लेट ऑन द बॉटम, और उसके बॉटम में निचले हिस्से में एक एब्जॉर्बर प्लेट होगा जो डार्क होगा, डार्क कलर्ड एब्जॉर्बर प्लेट ऑन द बॉटम। द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द कलेक्टर आर यूजुअली इंसुलेटेड टू मिनिमाइज हीट लॉस। ठीक है कि कलेक्टर का, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का जो साइड और बॉटम पोर्शन होता है वो इंसुलेटेड होता है जिससे हीट लॉस कम से कम हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सनलाइट जो है पास होगा ग्लेजिंग से और एब्जॉर्बर प्लेट पे जाकर स्ट्राइक होगा, टकराएगा। विच हीट्स अप, जो एब्जॉर्बर प्लेट को क्या करेगा, उसको गर्म करेगा, जिससे चेंजिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी का हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक, द हीट इज ट्रांसफर टू लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप्स अटैच टू द एब्जॉर्बर प्लेट। हीट का ट्रांसफ़र लिक्विड में होगा, वो लिक्विड जो होगा पाइप में होगा, वो पाइप जो होगा एब्जॉर्बर प्लेट से अटैच होगा। मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं, जो एब्जॉर्बर प्लेट से पाइप अटैच होगा जिसमें लिक्विड होगा, उस लिक्विड में इस हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक, इस तरह से आप देख लिए कि हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप्स अटैच टू द एब्जॉर्बर प्लेट। ठीक, अब आगे देखते हैं कि एब्जॉर्बर प्लेट्स आर कॉमनली पेंटेड विथ सेलेक्टिव कोटिंग, उस पर लेयर चढ़ाया गया होता है, कोटिंग किया गया होता है। ठीक ना, विच एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट बेटर देन ऑर्डिनरी ब्लैक पेंट। वो कोटिंग किया गया होता है क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित करे, और एंड रिटेन हीट बेटर देन ऑर्डिनरी ब्लैक पेंट। वो सेलेक्टिव कोटिंग इसलिए होता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी ब्लैक पेंट के कंपेयर में अच्छे से ऑब्जर्व करे और रिटेन करे हीट को, ठीक, बेटर वे में। इसीलिए ऑर्डिनरी ब्लैक पेंट के जगह पर सेलेक्टेड कोटिंग हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं, एब्जॉर्बर प्लेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल। एब्जॉर्बर जो प्लेट होता है वो धातु का बना होता है, मेटल का, टाइपली कॉपर और एल्यूमिनियम। इसमें मेटल में कॉपर का हो सकता है या एल्यूमिनियम का हो सकता है। बिकॉज द मेटल इज अ गुड हीट कंडक्टर। ये मेटल का इसलिए बना होता है क्योंकि जो मेटल होता है एक अच्छा कंडक्टर होता है, एक अच्छा। कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव बट इज अ बेटर कंडक्टर एंड लेस प्रोन टू कोरोजन देन एल्यूमिनियम। कॉपर थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर का काम करता है। एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है थोड़ा, लेकिन बेटर कंडक्टर का काम करता है, और लेस प्रोन टू कोरोजन देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंपेयर में इसमें कम कोरोजन होता है। ठीक, इस तरह से आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर को एक फिगर के द्वारा हम समझाने कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ये देखिए, इनलेट कनेक्शन होता है। ठीक, ये इनलेट कनेक्शन होता है जिसके द्वारा इनलेट होगा, इनलेट कनेक्शन है। अब यहाँ पे इनक्लोजर है, ये जो दिख रहा है आपको इनक्लोजर दिखाया गया है। फ्लो ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये आपको ट्यूब दिख रही है, ये सब वाइट वाइट ये सब ट्यूब है, फ्लो ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। एब्जॉर्बर प्लेट है जो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, और एब्जॉर्बर प्लेट है, यहाँ इंसुलेशन है, इंसुलेशन का काम करेगा। ये आउटलेट कनेक्शन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आउटलेट कनेक्शन। ये ग्लेजिंग है, ग्लास है, जो ये ग्लेजिंग फ्रेम है, वो फ्रेम में जिस ग्लास को रखा गया हुआ है। ठीक, ऐसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या क्या प्रोसेस होता है अभी बताया गया है कि हीट आया, डायरेक्ट रेडिएशन है, इरेडियंट, जैसे डायरेक्ट इरेडियंट देख रहे हैं सन से, और डिफ्यूज इरेडियंट है। ठीक, जो क्लाउड में गया, पहले यहाँ से रेडिएशन क्लाउड में गया, यहाँ से डिफ्यूज होने के बाद है तो डिफ्यूज रेडियंट हो जाए, इरेडियंट हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आया हीट का रेडिएशन हुआ। यहाँ पे जो एरो दिखाया गया है ग्लास कवर है, अभी ऊपर बताए थे, उसके एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और एब्जॉर्बर करने के बाद एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस तरह से ये रिफ्लेक्शन है, जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, कन्वेक्शन है, ठीक, कंडक्शन है। तो इस तरह से अलग अलग देख सकते हैं। अवेलेबल हीट है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। एप्लीकेशन इसका क्या है, मेन जो इसका एप्लीकेशन है
कि जो बहुत बड़ी फैमिली है, चाहे जहाँ पे हॉट वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे पानी को गर्म करने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, रेजिडेंशियल या कमर्शियल सेक्टर में। तो देख लीजिए एक एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा। द मेन यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वेयर द डिमांड फॉर हॉट वाटर हैज़ ए लार्ज इम्पैक्ट ऑन एनर्जी बिल्स। ठीक, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, जहाँ पे मतलब हॉट वाटर का ज़्यादा डिमांड है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पानी गर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा बिल आता है, इसीलिए वहाँ जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कार वॉशिंग हो गया, कपड़े धोना हो गया, इस तरह से बहुत सारा काम है जहाँ पे हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है बड़े लेवल पे, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रभावित करता है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा हम उस पानी को हॉट कर रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब इससे हम बचने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा हम पानी को गर्म कर सकते हैं और अपना मिलिट्री पर्पज़, कार वॉशिंग, लॉन्ड्री पर्पज़ या बहुत सारा चीज़ें हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो भी यूज है उसके लिए हम कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका ये सारा एप्लीकेशन है। ये सोलर थर्मल पावर जो प्लांट है ये सन से एनर्जी लेगा और उस एनर्जी के द्वारा फ्लूइड को हीट कर देगा। यह फ्लूइड जो होगा अपने हीट को वाटर में ट्रांसफ़र कर देगा, अपने उष्मा को वाटर में ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, विच देन बिकम्स सुपर हीटेड स्टीम। बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा, एक सुपर हीटेड भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। ठीक, दिस स्टीम इज देन यूज टू टर्न टरबाइन। उसके बाद से इस स्टीम का प्रयोग टरबाइन को टर्न करने में, रोटेट कराने में काम आएगा। ठीक, ये स्टीम क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट कराएगा। इन अ पावर प्लांट में टरबाइन को ये स्टीम रोटेट कराएगा एंड देन तब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय ए जनरेटर। तब मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो जाएगा जनरेटर के थ्रू। ठीक, तो एक बार सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि सोलर थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और कैसे करता है कि सन के द्वारा एनर्जी लेता है और सन के द्वारा एनर्जी लेता है और फ्लूइड को हीट करता है और उस हीट फ्लूइड को हम वाटर में ट्रांसफ़र करते हैं और उस वाटर में ट्रांसफ़र करने के कारण एक सुपर हीटेड स्टीम जनरेट होता है, जिस सुपर हीटेड स्टीम को हम टरबाइन रोटेट करता है पावर प्लांट में। और टरबाइन जब रोटेट करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर के द्वारा होता है। तो इस तरह से प्रोसेस है, यहाँ आप देख रहे होंगे, आप फिगर भी देख रहे होंगे, ये दिख रहा है, आप देख लीजिए। अब हम फ्लो डायग्राम के थ्रू भी एक बार इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। कैसे, अब देखिए क्या कि सन है, सन से लाइट आया, सनलाइट आया, ठीक है, अर्थ पे आया, उसके बाद से केमिकल एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ डिवाइसेज लगी होगी जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस केमिकल एनर्जी क्या होगा, बॉयलर में जाएगा, ये बॉयलर है, केमिकल एनर्जी बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से स्टीम जनरेट होगा, स्टीम से टरबाइन रोटेट करेगा और टरबाइन जब रोटेट करेगा उसके बाद से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। या इस मैकेनिकल एनर्जी को यह इलेक्ट्रिक जनरेटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से यहाँ हमारा करंट जनरेट हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और करंट क्या हो गया, ये प्रोड्यूस हो गया। इस करंट के द्वारा हीट, लाइट, मोटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज रोटेट चलानी है उसको चला सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन है, देख ही रहे हैं। और वेस्ट हीट जो होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, वेस्ट हीट जो होगा ये चला सेपरेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वेस्ट हीट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेस्ट हीट है। ठीक, अब आगे देखिए ये फ्लो डायग्राम, इसको बना लीजिएगा। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स को MHD के नाम से भी जानते हैं और मैग्नेटो फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं और हाइड्रोमैग्नेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी नाम, यहाँ पर मैग्नेटो का मीनिंग दिख रहा है। मैग्नेटो का अर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, मैग्नेटो का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हाइड्रो का मीनिंग है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, आप जानते हैं। एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब यहाँ पे लिखा है आपका MHD इज अ डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, जो MHD है
ये डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन एक सिस्टम है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एमएचडी के द्वारा हम हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एमएचडी जनरेशन का प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ एमएचडी पावर जनरेशन इज वेरी सिंपल एंड इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो एमएचडी जनरेशन का प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष मूव करते हैं तब क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है किसमें, कंडक्टर में, जिसका परिणाम ये होता है कि टर्मिनल के अक्रॉस करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सीधा सा यही अर्थ था, यही कहना था कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष मूव करते हैं तो वोल्टेज इंड्यूस होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है कंडक्टर में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि करंट टर्मिनल के अक्रॉस फ्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल को एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, देख ही रहा होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, अब एक चुंबक जो भी है, चुंबक होता है ना, उसमें हमेशा ये साउथ है, नॉर्थ है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्सेज है, उनका मूवमेंट जो होगा हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। अंदर की तरफ, मैग्नेट के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्सेज जो होंगी, ठीक, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। लेकिन ये बाहर की तरफ ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगी। मूवमेंट इनका हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक नॉर्थ साउथ पोल दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रोड है जिस पे एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अब आयनाइज्ड गैस, जैसे यहाँ प्लाज्मा है, आयनाइज्ड गैस क्या है, प्लाज्मा है। जब आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा यहाँ से पास होगा, फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रिक करंट टर्मिनल में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, पर यूनिट लेंथ में कितना पावर जनरेट होगा हम इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई फिर से, कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए इंसुलेटिंग वाल है, दिस इज द इंसुलेटिंग वाल यहाँ दिखाया गया। एक कैथोड वाल है, यहाँ एनोड है, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है। ये वर्किंग फ्लूइड प्लाज्मा है, प्लाज्मा वर्क कर रहा है, मतलब जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। प्लाज्मा का फ्लो का डायरेक्शन है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है, उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जो है एक दूसरे के रिलेटिव जो मूव करेंगे, तो उसके बाद से टर्मिनल में, ये जो टर्मिनल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड एनोड की वजह से टर्मिनल सर्किट पूरा होगा, जिसके टर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जिसको ये लोड है, लोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लोड यहाँ जनरेट हो गया, जिससे बल्ब जलना शुरू हो गया। ठीक ना, अब आप कि एमएचडी साइकिल एंड वर्किंग फ्लूइड, ये दो प्रकार का, ओपन साइकिल एमएचडी, या क्लोज साइकिल एमएचडी। अब इस फ्यूल स्टर में जाएगा, मतलब दहन होगा यहाँ पे। वो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जब एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेंगे तो उसके बाद से क्या डीसी सप्लाई, मतलब डीसी करंट मतलब यहाँ प्रोड्यूस होगा, जिसका सप्लाई करेंगे इन्वर्टर में। ये इन्वर्टर में जाएगा ये डीसी करंट इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में ये कन्वर्ट कर उसको पावर को भेज देगा, सप्लाई जहाँ भी करना होगा हम कर लेंगे। ठीक ना, इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे मान एयर प्री हीटर चैम्बर है, इस प्री हीटर चैम्बर के द्वारा ये हॉट गैसेज आएगी, उसको और प्री हीट करेगा और ज़्यादा हीट कर देगा। एयर जो आ रहा है उसको भी हीट करेगा, हॉट गैसेज आ रही है, फिर से ये प्रोसेस यहाँ हॉट एयर जाएगा, फिर से कंबस्टर में जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। ठीक ना, और आगे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो सीड रिकवरी है, ठीक, यहाँ जो गैसेज होगी, नाइट्रोजन सल्फर, इस तरह की जो गैसेज होगी बाहर निकल, यहाँ से इस चैम्बर में आएगी, यहाँ से इस चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाएगी गैसेज, और उसके बाद से यहाँ से फिर से मेक ऑफ सीड, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक ना, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के थ्रू आप जान जाएंगे। ठीक है, इसमें बंद वाला प्रोसेस है। एक और डायग्राम है, ये फ्लो डायग्राम है, बनाने के लिए आप पेपर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉयलर है, आपको बॉयलर स्पष्ट दिख रहा होगा। इस बॉयलर के द्वारा यहाँ से स्टीम निकलेगा,
ये बॉयलर के द्वारा जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टीम टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इस कूलिंग टावर से ठंडा पानी इस कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद से यहाँ से कंडेंसर क्या करेगा, इस पानी को यहाँ इसके पंप करेगा, ठीक ना। पंप करके फिर से बॉयलर में भेजेगा, ठीक। इस कूलिंग टावर के द्वारा पानी इसमें आया, कंडेंसर में आया, कंडेंसर से पंप के द्वारा ये बॉयलर में जाएगा, फिर से प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक ना। इस तरह से आप देख एमएचडी का एडवांटेज क्या क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है, कुछ डिस्कस हम। पहला इसका लाभ है कि एमएचडी सिस्टम का 50 से 60% कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है। दूसरा है कि नो मूविंग पार्ट सो मोर रिलायबल, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसलिए ये बहुत ज़्यादा सही है, मतलब रिलायबल है। अगला है आपका ये देखिए इस तरह से, तीसरा है कंसेप्चुअली सच जनरेटर्स आर मच सिंपलर, इस प्रकार के जनरेटर जो है बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेट करते हैं, सिंपल है इसको ऑपरेट करना, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। अगला देखते हैं, एज देयर इज नो लिमिटेशन टू द साइज ऑफ द डक्ट सो हाई कैपेसिटी जनरेटर्स आर पॉसिबल, इसमें डक्ट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, जिससे हाई कैपेसिटी जनरेटर्स यहाँ पे लगाना पॉसिबल है, संभव है। अगला हम देखते हैं, एमएचडी पावर जनरेशन प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ हीट सोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, न्यूक्लियर, सोलर एंड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एमएचडी पावर जनरेशन जो है ये इसलिए और बेहतरीन है क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है दोनों के द्वारा ये ऑपरेट कर सकता है, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। सोलर से भी ऑपरेट करेगा, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ऑपरेट करेगा, कोल से भी ऑपरेट कर सकता है, गैस भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ से, किसी भी रिसोर्स से ऑपरेट कर सकता है, चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज में सीड मटेरियल को फ्लाई ऐश से अलग करना, सेपरेट करना और उसको फिर से कन्वर्ट करना पोटेशियम सल्फेट को पोटेशियम कार्बोनेट में, ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। और ज़्यादा हीट होने के कारण से इक्विपमेंट जो होते हैं वो उनका लाइफ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ठीक। इसमें थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इस चीज़ को जानें समझें। और इस लेक्चर से चूँकि इसको बनाने में इतना मेहनत सारा लगा है तो आपको भी फ़ायदा हो, जिससे हमें भी लगे कि ठीक है इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए जिससे वो भी पढ़ें और इससे कुछ सीखें, जानें, ठीक है।